और ख़ासकर आपके सामने जीवन यादव जी के सामने, पीसी लाल जी के सामने कि मेरी शुरुआत कहाँ से हो। लेकिन आप ब्रेख्त की चर्चा कर रहे थे अभी, तो मैं अपनी शुरुआत ब्रेख्त की एक कविता से ही करता हूँ मैं, क्योंकि उसका जो संबंध है वो ब्रेख्त को लगातार अभी सर बात कर रहे थे कि सबसे बड़ा अफसोस क्या है उनका, तो अफसोस ये था कि वो ब्रेख्त से मिल नहीं पाए। राडा में वो पढ़ाई कर रहे थे। दुनिया के सबसे सर्वोत्तम संस्थानों में से एक है राडा, रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट। जैसे हिंदुस्तान में, एशिया में हमारा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, ठीक वैसे ही पूरे वर्ल्ड में राडा है। सबका सपना होता है कि वो राडा जाएं। हमारा सपना होता है हम एनएसडी जाएं, एनएसडी से और आगे जाएं। राडा गए वो, और राडा में 1 साल पढ़ने के बाद उनको ये समझ में आ गया था कि ये मेरी ट्रेनिंग नहीं है, ये मेरा थिएटर नहीं है, जो सर ने भी कहा। उसी बीच उन्हें ब्रेख्त के थिएटर और ब्रेख्त से परिचय हुआ और ब्रेख्त को खोजने निकल पड़े। तो जब मालूम चलता था कि ब्रेख्त इस देश में है तो वो वहाँ जाते थे, और उसके पहले वो आय अर्जित करते थे। किसी होटल में जो है वो बैरे का काम करते थे या कुछ गाने का काम करते थे, और वहाँ से वो कुछ आय अर्जित करते थे, फिर दूसरी जगह जाते थे। पता लगा कि ब्रेख्त वहाँ से भी निकल गए। तो इस तरीके से एक पूरी की पूरी ब्रेख्त को खोजते रहे, और अंत में वो उनका पूरा नाटक जो है वो ब्रेख्त से बहुत प्रभावित था। वो नाटक मतलब उनकी जो शैली है ब्रेख्त से। तो ब्रेख्त की एक कविता है, सचमुच मैं अंधेरे युग में जी रहा हूँ, सीधी साधी बात का मतलब बेवकूफ़ी है, और सपाट माथा दर्शाता है उदासीनता। वह जो हंस रहा है सिर्फ इसलिए कि भयानक खबरें अभी उस तक पहुंची नहीं है। ये आज का भी समय है। यह ब्रेख्त की कविता है। समाज के प्रति उनकी संवेदनशीलता व्यापक है, और शायद हबीब तनवीर इसी संवेदनशीलता की तलाश कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने उर्दू में भी नाटक किया, उन्होंने हिंदी में भी नाटक किया, उन्होंने अंग्रेज़ी में भी नाटक किया। लेकिन एक छटपटाहट थी कि अंततः मेरी भाषा क्या होगी, अंततः मेरे रंगकर्म की भाषा क्या होगी। हिंदी नहीं है, उर्दू नहीं है, ये तो बहुत से लोग कर रहे हैं, लेकिन मेरी अपनी शैली कौन सी होगी। और उस शैली को विकसित करने के लिए वो लगातार छटपटा रहे थे, भटक रहे थे। और उसी बीच रायपुर में वो एक वर्कशॉप देखते हैं, उन कलाकारों को लेके जाते हैं, नया थिएटर करने की शुरुआत करते हैं, जो मोटर गैराज में उन्होंने शुरू किए। खुद वो कहते हैं एक प्रसंग में कि मैंने उनको चरम पे देखा था, नाचा के कलाकारों को, और जब मैं उन्हें कराने की कोशिश कर रहा था तो मैं बड़ा निराश हो रहा था कि आखिर अंततः है क्या। ऐसा क्या है कि रायपुर में अपने गांव में तो वो अपने चरम पे होते हैं, लेकिन जब मेरे साथ यहाँ पे ला के कर रहे हैं तो वो उस अवस्था पे नहीं आ पा रहे हैं। तो मैं भी विचलित था, वो भी विचलित थे कि डोकरा हम लल्ले आने कौन जान का कर आते हैं ना। ये रामचरण निर्मलकर के इंटरव्यू है ना। तो उसके बाद में फिर उन्होंने स्क्रिप्ट को पटकी और उन्होंने कहानी सुनाई, और कहानी सुनाने के बाद उन्होंने कहा कि ये 2 घंटे में ये स्क्रिप्ट होनी चाहिए, और नहीं तो तुम लोग को सबको मैं अभी अपने अपने गांव में भेज दूंगा, है ना। और उसके बाद बोले जब मैं वापस आया तो मैं चकित था। वो 2 घंटे में जो कलाकारों ने जो नाटक तैयार किया था वो मेरे सीमा से पार था। तब मैंने अपने आप को कोसा और मैंने कहा कि मैं उन्हें अपनी भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा था, और मैं उनकी भाषा को समझने की कोशिश नहीं कर रहा था, मैं अपनी भाषा को समझाने की कोशिश कर रहा था। और बोले वहीं से मेरी सारी चीज़ें जो है वो टूटी। मैंने वहीं से तय किया कि मेरा थिएटर जो होगा वो यही होगा। ये जो मैं प्रसंग सुना रहा हूँ इसलिए भी सुना रहा हूँ क्योंकि 80 में हबीब जब वो 80 साल के हुए थे तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने 80 में हबीब एक कार्यक्रम किया था, और दिन में जो है वो बातचीत होती थी हबीब साहब से, और रात को उनके नाटक होते थे। तो इस तरीके से 3-4 नाटक जो है वो देखने का मुझे मौका मिला। बिलासपुर में यादव सर बैठे हैं, हम लोग अपना नाटक लेके गए थे लुकवा का शाहनामा, और हम हबीब तनवीर का भी नाटक देखे चोर चरणदास, जिसमें हमने दीपक तिवारी को देखा था। हमने गोविंद राम का चोर चरणदास नहीं देखा,
हाँ, लेकिन आगरा बाजार में या जहरीली हवा में या बाकी के उनके नाटकों में जो है वो हमने गोविंद राम जी को, रामचरण जी को, भुलवा राम जी को उनके अंतिम समय पे, गोविंद राम जी को तो खैर बहुत बाद तक देखा, लेकिन बाकी चीज़ों में देखते रहे। मेरी मुलाकात बड़ी शानदार मुलाकात थी उनसे। 80 में हबीब कार्यक्रम चल रहा था, मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय फर्स्ट ईयर का विद्यार्थी था और मैं पीछे की कुर्सी में बैठा हुआ था और सत्र खत्म हुआ, और सत्र खत्म होने के बाद ये हुआ कि आप क्वेश्चन कर सकते हैं, जो कल गौरव ने कहा था कि सर एक क्वेश्चन होना चाहिए सत्र में। तो जैसे ही हुआ तो मैंने हाथ उठाया और दिल्ली के तमाम जो बड़े समीक्षक हैं वो सारे लोग बैठे हुए थे, सब के सब बैठे हुए थे, और मेरा तो बोले पूछो। तो मैंने पूछा कि आप छत्तीसगढ़, मैंने कहा मैंने आपका इंटरव्यू पढ़ा है और आप कहते हैं कि मुझे कलकत्ते में नाटक करना बहुत अच्छा लगता है, तो ऐसा कारण क्या है कि आप छत्तीसगढ़ी में नाटक करते हैं, छत्तीसगढ़ के कलाकारों के साथ नाटक करते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में वो आपको रिस्पांस नहीं मिलता जो हिंदुस्तान के दूसरी जगह पे मिलता है, खासकर कलकत्ते में मिलता है। तो उन्होंने बड़ी अपनी रौबदार आवाज़ में मुझसे पूछा, बरखुरदार तुम कहाँ के हो? मैं कहा यहीं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में फर्स्ट ईयर का विद्यार्थी हूँ। वो नहीं पूछ रहा हूँ, बोलते हैं तुम कहाँ के हो? मैं कहा मैं छत्तीसगढ़ का हूँ, इसलिए उल जुल सवाल पूछ रहे हो। तो अभी मिलना, तुम्हारे सारे प्रश्न का जवाब मैं दूंगा। उसके बाद से उनसे मेरी मुलाकात होती रही। फिर जब मैं पास आउट होके, या मैं छुट्टियों में आया हुआ था, उस समय जोगी जी की सरकार थी, तो पूरे प्रदेश भर में नाटक करने के लिए उनको मौका मिला था, और एक प्रोजेक्ट के तहत में कुछ उनके साथ जापान के लोग भी थे उस समय, तो उनके साथ भी मैं एक हफ्ते रहा। और पूरा मैं ये देखना चाह रहा था कि एक बड़ा निर्देशक अपने कलाकारों के साथ में रहता कैसे है, काम कैसे करता है, उसकी रचना प्रक्रिया क्या है, कैसे वो नाटकों को बड़ी सहजता से तैयार कर लेता है। अभी सर ने कहा कि उनके नाटकों में स्टेज क्राफ्ट के मामले में कुछ नहीं होता, एक पेड़ से वो सारा रचना संसार अपना कर लेते हैं। यह सबसे कठिन नाटक है जिसने लाहौर नहीं देखा वो जन्मया ही नहीं। उस नाटक में वो केवल 3 सीढ़ी का इस्तेमाल करते हैं और पीछे एक पर्दे का इस्तेमाल करते हैं, और यही कलाकार जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, यही कलाकार अपने ही अभिनय से ये दिखा देते हैं कि ये बहुत बड़ी हवेली है, जो पाकिस्तान की हवेली है। हिंदुस्तान के और पाकिस्तान के बंटवारे को लेके असगर वजाहत जी का नाटक है, वो बड़ा ही खूबसूरत नाटक है। उस नाटक को वो गांव में भी कर रहे हैं, केवल शहर में नहीं कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में कर रहे हैं, और उन्हें मालूम था कि यहाँ के कितना अंश करना है। पूरा 2 घंटे का नाटक नहीं करना है उनको, तो उनको मालूम है कि वो कौन से कितने अंश का नाटक करना है, कितने देर का जो है वो नाटक करना है। तो जब उनकी रचना प्रक्रिया में मैंने लगातार, रायगढ़ में फेस्टिवल हो रहा था, हबीब तनवीर पर फेस्टिवल हो रहा था, तो मैं उनके साथ रहा। मैंने अपने ग्रुप में कहा कि मुझे मंच की जवाबदारी दीजिए आप, ताकि मुझे उनके नज़दीक रहने का मौका मिले। और अनूप रंजन पांडे जी ने मुझे कहा था कि तू माँ जी को संभाल लिया तो सबको संभाल लिया, मोनिका जी को। मैं कहा ठीक है, मैं संभाल लूँगा, सबको संभाल लूँगा मैं। और मैं बैठा रहा, और बैठने के बाद एक और बड़ा रोचक प्रसंग मैं आपको सुनाऊंगा कि खुद भी बुजुर्ग हो चुके थे 80 के बाद, कि उनके 81 या 82 साल में थे वो, और तो उनके कलाकार भी उसी उम्र के थे। रामचरण हो गए, गोविंद राम निर्मलकर हो गए, वो सब भी उसी उम्र के थे। उन्होंने मुझसे कहा, कुछ जहरीली हवा उनका नाटक चल रहा था जो भोपाल गैस त्रासदी पर था, तो उन्होंने कहा कि कुछ समझाया, ऐसे ताली बजाए और कहा कि तुम इधर से आना, तुम इधर से आना, तुम इधर से आना, और सब तो इधर से आए। वो रामचरण फिर वही गलती किए, फिर ताली बजाए, मतलब फिर तुमने गलती की, फिर आओ। रामचरण ने फिर वही गलती कर दी। उन्होंने कहा योगेन माइक लाओ। मैं कॉर्डलेस लेके गया
डोकरा तोला समझात हो मैं कि तय एटिंग ले आवे, तोला कुछ समझ नहीं आए का। अच्छी डांट पिराई उन्होंने रामचरण जी को। उसके बाद में रामचरण मेरे को बोलते हैं, महाराज मोल दे माइक। मैं हबीब साहब से पूछा, दे दो उसको। मैं दे दिया माइक। रामचरण ने कहा, डोकरा तोला समझ नहीं आते, तोरे संग थिएटर की शुरुआत करे होता है, भैरा हो गया, तुम हो तो भैरा हो गया का। समझा के समय ताली बजा दे थे, इतनी इशारा करे थे, कहा थे, और गाड़ी दे, खाली माइक में गाड़ी दे थे। उन्होंने कहा, फिर योगेन माइक लाओ। मैं फिर माइक लेके गया। मैं, गलती हो गए मोरले, अब ऐसा गलती नहीं हो। तो ये जो केमिस्ट्री होती है एक कलाकार के बीच में, जो सर अभी कह रहे थे अंकुर जी को कोट करते हुए, कि 50 साल 60 साल एक ही कलाकारों के साथ काम करना, एक ही ग्रुप के साथ काम करना, एक तरह का नाटक करना, और उसके बावजूद दुनिया में जो है वो चर्चित हो जाना। मैं ऑस्ट्रेलिया के एक डायरेक्टर आए थे, उनके साथ मैं काम कर रहा था, पीटर कुक और जॉन क्लार्क, उनके साथ में। तो उस समय छत्तीसगढ़ बन चुका था, तो मेरे से सब परिचय हो रहा था। तो हमसे पूछे, कहाँ से हो आप? तो मैं कहा, छत्तीसगढ़। तो बोले, छत्तीसगढ़ मतलब ये कहाँ है छत्तीसगढ़? तो मैंने हबीब तनवीर का नाम लिया। बोले, ओ हबीब तनवीर, ओके 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 ओके। मतलब नाम जो है वो पर्याप्त था कि ये किस एरिया से आया है, और उनको मालूम था। जॉन क्लार्क ने कहा कि छत्तीसगढ़िया। मैं कहा, यस सर, छत्तीसगढ़िया। तो ये जो सुरता कार्यक्रम हम कर रहे हैं, वो इसलिए भी कर रहे हैं कि ऐसे जो हमारे लीजेंड रहे, उन लोगों ने क्या किया, ये सब हमको जो है वो जानने समझने की हमें कोशिश करनी चाहिए। हमारी जिज्ञासा होनी चाहिए, क्योंकि हम सब कलाकार हैं, हम सब आगे बढ़ना चाहते हैं। तो हमारी ये जिज्ञासा होनी चाहिए कि आखिर उनमें ऐसी कौन सी चीज़ थी जो वो यहाँ तक पहुँचे, और हम में ऐसी कौन सी चीज़ छुप गई है, या हम में ऐसी कौन सी चीज़ छूट रही है कि हम उनको पकड़ के हम भी जो है वो आगे बढ़ें। तो दोस्तों, बात अभी बहुत है, अपन यहीं के हैं, हम और जो है वो चर्चा इस पे कर लेंगे। लेकिन एक बात ज़रूर मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आजकल यूट्यूब में बहुत कुछ है। चोर चरणदास फिल्म यूट्यूब में है, आप लोग देखिए। जिन कलाकारों की हम चर्चा कर रहे हैं ना, यहाँ पे मदन निसार जी की बात कर रहे हैं, फूलवा राम जी की बात कर रहे हैं, लालू जी की बात कर रहे हैं, गोविंद राम निर्मलकर की बात कर रहे हैं, दीपक चंद्राकर की बात कर रहे हैं, फीडाबाई की बात कर रहे हैं, मालाबाई की बात कर रहे हैं। ये जो जितने जो बड़े नाम हैं जो चर्चित हुए हैं, नाम तो बहुत हैं लेकिन जो चर्चित हुए हैं वो सब यूट्यूब में हैं। तो आगरा बाज़ार एक नाटक है। आगरा बाज़ार 60 के दशक का नाटक है और आज भी चल रहा है। हबीब तनवीर को वो 2009 में गए, है ना, और आज भी उनका नाटक चोर चरणदास चल रहा है। तो चरणदास चोर आज भी चल रहा है। हाँ। तो आप सब सोचिए कि ऐसी कौन सी ताकत है, कि ऐसा क्या है कि लोग अभी भी उनके नाटक को, और वही नाटक है आगरा बाज़ार में खूबसूरत छत्तीसगढ़ी गीतों का जो है वो प्रयोग है ना। ये सब आप जो है वो देखिए, खासकर जब आप फिल्म देखेंगे तो उसमें आप अपने यूनिवर्सिटी को भी देखिएगा। इसी यूनिवर्सिटी में फिल्माया गया है ना, गर्ल्स हॉस्टल के एक हिस्से में फिल्माया गया है जहाँ पहले लोक संगीत था। तो आप देखिए कि आपका विश्वविद्यालय कहाँ था और अब जो है वो कहाँ है। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग जो है वो देखिए। और मैं यही कहना चाहूँगा कि हबीब साहब के साथ जो उनके कलाकार थे, उनके गजब की केमिस्ट्री थी। वो उनके इशारों को समझते थे और हबीब साहब उनके इशारों को समझते थे, है ना। तो जब भी हम कोई बड़ा काम हमको करना होता है तो हमें एक दूसरे की केमिस्ट्री को, एक दूसरे की भावनाओं को हम समझते हैं। और वो जानते थे कि जो मेरी भाषा है
जो मेरी संवेदना है, जिस संवेदना की बात मैं ब्रेख्त की कविता की बात कर रहा था मैं, आदरणीय रमाकांत जी ने कहा कि आप लोग थिएटर के हो या न हो, लेकिन ब्रेख्त की कविता को पढ़िए। ब्रेख्त की कविता भी गूगल में मौजूद है और बड़ी अच्छी कविता है। तो उनके कविताओं में, उनके नाटकों में जो संवेदनशीलता थी, जो लोक की या समाज की जो सहजता थी, वही सहजता हमें हबीब तनवीर के नाटकों में, उनके कलाकारों में दिखाई देती है। बहुत बहुत धन्यवाद।